Good evening, all of you. Good evening, Pragati. Good evening, Sujal. Good evening, Vedanti, Neha, Aryan. Good evening, Vaishnavi. Good evening, Aniket, Kamini, Sahil. Good evening, Odivate. Good evening, Dimple. Good evening, all. ओके स्टूडेंट्स, तो चलो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। इकोसिस्टम का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इकोसिस्टम में आज हमारा लेक्चर 6 है और ये जो लेक्चर 6 है इसमें आज के सेशन में हम लोग जो है क्या चीज़ इकोलॉजिकल पिरामिड का हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो इकोलॉजिकल पिरामिड होते क्या है और ये किस तरह से काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पर जो भी कंसेप्ट का स्टडी किए हैं, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक लेवल पे एक कंसेप्ट का स्टडी किए थे, जिसमें हम लोगों ने देखे थे कि एक तो यहाँ पे स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है और साथ ही साथ स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है। ये वाला पोर्शन हम लोगों का लास्ट लेक्चर में हो गया था। तो आज हम उसी के आगे यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन जो है ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, पेपर डाउट को लेकर के बेटा हर किसी का अभी तक के मुझे मैसेजेस नहीं आया है। ठीक है, जिन जिन के मैसेजेस आए हैं, यदि ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं तो क्लास में पेपर डाउट लूँगा मैं, नहीं रहते हैं तो उसका मैं पर्सनली जूम सेशन लेके मैं उसे समझा दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया तो उसका मैं टाइम दे दूंगा। यदि ज़्यादा डाउट रहते हैं तो, ज़्यादा डाउट नहीं रहे तो मैं आपको डायरेक्टली टेक्स्ट या फिर फ़ोन पे समझा दूंगा। ठीक है बेटा, चलो तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आज के सेशन में हम लोगों को यहाँ पे जो स्टडी करना है वह है इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है ये हम देखेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड मींस इसे जो डिस्कवर्ड किया एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है एल्टोन। तो एल्टोन के नाम पे हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड को एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्टोनियन पिरामिड। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी वेरियस इकोलॉजिकल पैरामीटर्स को बताने के लिए। तो इकोलॉजिकल पिरामिड का हम लोग डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड मीन्स क्या कहेंगे हम लोग? इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या हो जाएगा ये? इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और वो भी किसका? रिप्रेजेंटेशन वेरियस इकोलॉजिकल पिरामिड पैरामीटर। ठीक है, वेरियस इकोलॉजिकल पैरामीटर। ओके, एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, जो भी हमारा इकोसिस्टम है, ठीक है, जिसमें एक इकोलॉजिकल फूड चेन जो होता है, ठीक, उसमें एक जो पर्टिकुलर जो भी टॉपिक लेवल है, तो उस टॉपिक लेवल को हम लोग यदि रिप्रेजेंट करें तो इस टॉपिक लेवल को, वो भी कहाँ पे बेटा? जो फूड चेन है वहाँ पर, तो उसको हम एक ग्राफिकल डेटा की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो ग्राफिकल डेटा की हेल्प से जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे इस पिक्चर्स में देख रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको जस्ट लेके जिस तरह से आप देख रहे हो कि एक पिरामिड के फॉर्म में हम इस डेटा को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस हर एक टॉपिक लेवल में यहाँ पे जैसे T1 आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पे T2 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे T3 आ जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग एक टॉपिक लेवल में हम ऑर्गेनिजम्स के यहाँ पे पैरामीटर्स को एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कहाँ पे कितना ज़्यादा मेंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है और कहाँ पे कम है।
यदि पिरामिड इस तरह से बनता है और इसको हमने T1 दिए, तो T1 में जो मेंबर है इसके नंबर्स या फिर बायोमास या फिर इसका एनर्जी जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है वो मैक्सिमम है। लेकिन इस तरह से जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहा है और टॉप कंज्यूमर तक के, ठीक है, वो क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। तो इस तरह का पिरामिड जो है इसे अपराइट पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, अपराइट। लेकिन यही पिरामिड जो है यदि इस तरह से बना, तो इस टाइप का जो पिरामिड जिसे इनवर्टेड पिरामिड कहते हैं। नंबर कम रहेंगे, यदि नंबर के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं तो बायोमास कम रहेगा या एनर्जी कम रहेगी, और आगे बढ़ते बढ़ते ये मैक्सिमम लेवल तक के पहुंच जाएगा। तो इस टाइप का जो पिरामिड है वो क्या होगा, इनवर्टेड पिरामिड होगा। तो जैसे कि बेटा यहाँ पे ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड है, सबसे पहले जो प्लांट है, यदि हम नंबर के अकॉर्डिंग देखें तो प्लांट के नंबर बहुत ज्यादा रहेंगे, समझ गए। तो मैक्सिमम नंबर जब प्लांट के यहाँ पर प्रेजेंट है, तो प्लांट पे डिपेंडेंट जो है वो कौन है, हर्बीवोर्स है। तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो प्लांट के नंबर ज्यादा है, और उस प्लांट को जो भी क्या है कंज्यूम कर रहे हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, उसके नंबर प्लांट के कंपैरिजन में कम रहेंगे। फिर कार्निवोर्स उससे कम रहेंगे और प्रीडेटर्स उससे भी कम रहेंगे। तो इस तरह से पिरामिड जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा। समझ में आ रहा है। तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया जो कि हमें वेरियस इकोलॉजिकल पैरामीटर एक सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे जो हमारा फूड चेन है उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो अब ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट है हम किस किस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हमें समझना है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम 3 तरीके से समझ सकते हैं। मींस ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड है इसको हमको यदि देखना है तो यहाँ पे जो पिरामिड है, ठीक है, जो पिरामिड हम जो डेटा रिप्रेजेंट करेंगे ये 3 तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहली चीज तो पिरामिड जो है किस किस का बनेगा, तो पिरामिड एक तो हम नंबर के बेसिस पे बना सकते हैं, पिरामिड हम बायोमास के बेसिस पे समझ सकते हैं, कितना बायोमास प्रोड्यूस हुआ कम या फिर ज्यादा, या पिरामिड जो है हम एनर्जी के बेसिस पे हम समझ सकते हैं एक पर्टिकुलर जो भी फूड चेन है वहां पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं, ठीक है, नंबर मीन्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की हम बात कर रहे हैं। क्या चीज, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं उसके बेसिस पर यहां पर हम पिरामिड्स की बात करेंगे। तो अब यहाँ पे पिरामिड्स यदि हम देखें तो इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। पिरामिड हम नंबर का पिरामिड देखते हैं, और नंबर का पिरामिड जो है ये 3 तरीके से हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट अभी हम देखेंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के बेसिस पर। तो ये जो नंबर का जो पिरामिड है ये 3 तरह से जो है ये फॉर्म हो सकता है। तो अभी 3 टाइप से कैसे फॉर्म होगा, तो 3 टाइप से जो पिरामिड फॉर्म होगा, तो इसमें एक तो हमेशा ये जो पिरामिड जो बना वो हमेशा कैसा हो सकता है बेटा, अपराइट, या पिरामिड कैसे हो सकता है, इनवर्टेड, या फिर पिरामिड स्पिंडल के समान भी हो सकता है। तो 3 तरीके हैं जिसमें पिरामिड जो है फॉर्म होगा। तो अपराइट, इनवर्टेड और स्पिंडल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नंबर हम देखें तो। समझ में आ रहा बेटा। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की हम बात करें तो फॉर एग्जांपल हम पॉन्ड इकोसिस्टम की हम बात करते हैं, ठीक है। पहले एक और पॉइंट यहाँ पे बता देता हूँ कैसा हो सकता है ये स्पिंडल। तो जनरली स्पिंडल आपको नहीं पूछा जाता, एग्जाम में आपको इन्वर्टेड और अपराइट ही आता है। तो हम ये दोनों ही टाइप्स देखेंगे, इसे हम नहीं देखने वाले, ठीक है। ओके, डार्क कलर से लिखना है, ओके ठीक है। ब्लैक कलर सबसे डार्क होता है, ये ले लेते हैं।
तो अब देखिए यहाँ पे इस अपराइट पिरामिड की यदि हम बात करें तो ये जो अपराइट पिरामिड जो है इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं पॉन्ड एंड ग्रासलैंड। ठीक है, नंबर का जो पिरामिड है, एक तो पॉन्ड का ये भी अपराइट होता है और साथ ही साथ हम लोग ग्रासलैंड की हम बात करें तो ये भी अपराइट होता है। अब ये कैसे होगा अपराइट, तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यदि हम देखें तो इसमें देखिए बेटा जो भी रहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स, इसके नंबर हमेशा मैक्सिमम होने वाले हैं। क्यों, बताओ क्या रीजन है? मैक्सिमम क्यों रहने वाले हैं, क्या रीजन होगा? क्योंकि बेटा ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ये अपने नंबर को बहुत ज्यादा बढ़ा पाएंगे, तो इसके नंबर हाई रहेंगे। बट जो भी इस पर डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है, वो क्या होगा बेटा, उसका नंबर प्रोड्यूसर्स के कंपैरिजन में ऑब्वियसली कम ही रहेगा। तो ये जो रहेगा ये क्या रहेगा, प्राइमरी कंज्यूमर। फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स के बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर्स पर डिपेंड रहेगा उसके नंबर इससे भी कम रहेंगे। तो ये हो जाएगा क्या चीज, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे जो डिपेंड रहेगा दैट इज टॉप कंज्यूमर्स, टर्सरी कंज्यूमर्स, इसके नंबर भी, ठीक है, क्या होंगे, सबसे कम होंगे। ईश्वरी का क्या डाउट है, वो डायरेक्टली प्रोड्यूस हो सकते, क्यों सर? किस चीज का आंसर है बेटा, क्यों सर? किसका क्वेश्चन है आपका, क्यों, कौन से इसका क्वेश्चन पूछ रहे हो? इसमें मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा क्या है। कम क्यों होते हैं, हाँ बता रहा हूं ना बेटा, वेट करो, पहुंच रहे हम लोग। क्या हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ने जितना भी बायोमास बनाया या जितना भी एनर्जी मिली, इसका 10% प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास जाएगा। ठीक है, तो जब हम इस तरह से आगे जाते जाएंगे तो उसके नंबर कम होंगे, क्योंकि उसको उतना फूड लेने के लिए कॉम्पिटिट करना पड़ेगा। प्लांट के पास कोई कंपटीशन नहीं है। ठीक है, तो आपको याद होगा मैंने इसके पहले भी आप लोगों को जो बताया था कि पॉपुलेशन और रिसोर्सेस का जो डेवलपमेंट होता है, जैसे हम लोगों ने जेनेटिक्स में जो स्टडी की इवोल्यूशन में, कि रिसोर्सेस और पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ रही है, तो एक हमने टर्म देखे एरिथमेटिक और एक जियोमेट्रिक। ठीक है, मतलब यदि पॉपुलेशन 2 × 2 बढ़ भी रही है तो फूड रिसोर्सेस 2 + 2 + 2 इस फॉर्म में बढ़ रहे हैं। तो एक टाइम पे यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज यदि बहुत ज्यादा हो गई तो उसको वहां पे रहने के लिए नंबर ऑफ रिसोर्सेस फूड बहुत कम होगा, जिसकी वजह से उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, और जो सरवाइव किया वही अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखेगा। तो इस तरह से जब हम आगे जाते जाएंगे तो नंबर जो है वो क्या होंगे बेटा, डिक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल ये हो गया पॉन्ड इकोसिस्टम का। ठीक है, इसी चीज को हम लोग यदि एक एग्जांपल पे समझते हैं ग्रासलैंड। ठीक है, ये पॉन्ड की बात कर लो या ग्रासलैंड की, जहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन हो सकते हैं, जू प्लैंक्टन हो सकते हैं, व्हाटएवर। ठीक है, जैसे कि अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि सपोज हम एक ट्री को लेते हैं। ठीक है, क्या चीज, एक हम ट्री को लेते हैं, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम लोग, जैसे कि बायोमास की भी हम बात करें। ठीक है, एक हम एग्जांपल ले और एक हम बायोमास की भी हम बात करें। ठीक है, तो बायोमास में क्या होने वाला है, एज इट इज सिमिलर, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये समझा दिया आपको। अब यदि हम यहाँ पे बायोमास को लेकर के हम एक ट्री इकोसिस्टम को समझते हैं। ठीक है, बायोमास कह लो या फिर नंबर कह लो। अब जैसे कि हम पिरामिड जो देख रहे हैं, किस चीज का देख रहे हैं, मैं एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, फिर स्लाइड पे आएंगे हम लोग। ठीक है यार, ये पेन लैगिंग करने लगा है। ठीक है, पिरामिड
बायोमास। हाँ, तो अब एक्चुअली हो ये रहा है कि ये जूम की वजह से ना ये पीसी मेरा हीट करने लगता है। जब हीटिंग चालू होती है तो पेन का राइटिंग जो है उसमें प्रॉब्लम आने लगती है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शन भी है, स्लाइड भी अवेलेबल है, बट कंसेप्ट समझ लो। जैसे पिरामिड हम बायोमास की बात करते हैं, और एक हम ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं। किसका? एक हम ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं। तो ट्री में देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स तो ट्री ही रहेगा, और ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जब यहाँ पर, जैसे कि सपोज ये एक ट्री मैंने यहाँ पे बना लिया, तो ये ट्री का जो बायोमास जो रहेगा बताओ, कम रहेगा या ज्यादा रहेगा? बहुत ज्यादा है। ट्री का बायोमास जो है मोर है, तो ये पिरामिड यहां से इस तरह से चालू होगा। ट्री पर रहने वाले कौन रहेंगे? बर्ड्स। तो ट्री पर जो भी बर्ड्स यहाँ पे रहेंगे उसका बायोमास जो रहेगा ट्री के कंपैरिजन में कितना होगा? ऑब्वियसली कम रहेगा। तो यहाँ पे ये जो रहेंगे क्या चीज बेटा? बर्ड्स। और बर्ड्स को खाने वाले जो भी रहेंगे, ठीक है, जैसे कि पैरासाइट हो सकते हैं। ठीक है, इसको खाने वाले कौन रहेंगे? पैरासाइट्स। तो यहां पे देखो ये जो है ये बायोमास के अकॉर्डिंग ये इस तरह से बन गया। लेकिन देखो यदि इसी चीज को आप नंबर के अकॉर्डिंग देखें यहां पर, तो ये नंबर के अकॉर्डिंग हो जाएगा इन्वर्टेड। कैसे हुआ इन्वर्टेड? देखो, नंबर एक ट्री का इकोसिस्टम जो था, तो ट्री का इकोसिस्टम में ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हो गया ट्री, इसके नंबर कम है, लेकिन इस पर रहने वाले जो बर्ड्स रहेंगे इसके नंबर ज्यादा हो गए, और इस पर रहने वाले जो भी पैरासाइट्स रहेंगे उस बर्ड्स को जो खाने वाले, उसके नंबर ऐसे बढ़ गए। तो ये क्या हो गया बेटा? ट्री हो गया। यहाँ पे ये जो है ये क्या आ गए बेटा? बर्ड्स आ गए। और ये जो है ये क्या हो गए? पैरासाइट। तो देखो एक ही टाइप का यहाँ पे ग्राफ बन रहा है, बट यहाँ पे पिरामिड जो है सेम सिचुएशन पे इन्वर्टेड हो गया, क्योंकि जब हम नंबर के अकॉर्डिंग देखें तो नंबर जो है एक टॉपिक लेवल के बाद बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यही चीज हम बायोमास की हम बात करें तो बायोमास एक टॉपिक लेवल के बाद कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसने फोटोसिंथेसिस किया, ये मैक्सिमम बायोमास बना सकता है, लेकिन इस पर डिपेंड वाले जो भी रहेंगे उसका बायोमास उसके कंपेरिजन में कम रहेगा, क्योंकि कंपटीशन चालू हो गया है और वो उस पर डिपेंडेंट है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पर। तो यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट कंज्यूमर हो जाएगा, और यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। समझ में आया बेटा दोनों में डिफरेंसेस क्या है? इतना कंसेप्ट समझा क्या? फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ? ओके, एकदम सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने देखे। एक और चीज हम देख लेते हैं। चलो, अब जनरली मैंने ये कहा था कि स्पिंडल पूछा नहीं जाता, लेकिन मान लो आपको ये स्पिंडल को भी समझना है, तो स्पिंडल में देखो हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि एक इकोसिस्टम है ट्री पर, तो नंबर के अकॉर्डिंग देखें तो ट्री, ये क्या हो गया बेटा? ट्री है। ट्री को खाने वाले यहाँ पे जो रहेंगे बर्ड्स रहेंगे, तो उसके नंबर बढ़ जाएंगे, बट उसको खाने वाले यहाँ पे जो है हॉक्स रहेगा, तो उसके नंबर क्या होंगे? कम हो जाएंगे। तो ट्री, ट्री के बाद बर्ड, और उसके बाद ये इस तरह से। यदि इस इकोसिस्टम की हम बात करें तो ये कैसा बन गया बेटा? स्पिंडल के समान बन गया। हम नंबर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं अभी, सबसे पहले किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं? नंबर के अकॉर्डिंग। तो नंबर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पॉन्ड और ग्रासलैंड इकोसिस्टम समझे, और दोनों भी जगह पे यदि हम पॉन्ड की भी हम बात करते हैं तो पॉन्ड में सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन आएंगे, फिर जूप्लैंक्टन आएंगे, और जो भी व्हाटएवर, इस तरह से नंबर जो सबसे पहले प्रोड्यूस होगा उसका ज्यादा रहेगा, और उस पर डिपेंड रहने वाले जो रहेंगे उसके नंबर्स जो रहेंगे वो क्या होंगे? कम हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा बेटा? पिरामिड जो है डेवलप करेगा। अब हम
पिरामिड ऑफ बायोमास को समझते हैं। अपराइट कैसे होगा, ट्री इकोसिस्टम एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, दोनों में भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पिरामिड ऑफ बायोमास, इसमें भी 3 कंडीशन बनती है, बट इस तीनों कंडीशन में हम लोग 2 देखेंगे। एक तो अपराइट देखेंगे, दूसरा हम कैसे देखेंगे, इन्वर्टेड देखेंगे। किसमें देखेंगे, एक तो ट्री इकोसिस्टम रहेगा और हम उसी को क्या कह सकते हैं बेटा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, दोनों की हम बात करेंगे। तो अब बायोमास कितना प्रोड्यूस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं, ठीक है। क्या चीज, बायोमास, नंबर के अकॉर्डिंग हम डिजिट देखेंगे तो हमको ज्यादा अच्छे से समझेंगे। तो वही ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये सबसे पहले यहाँ पे हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आएगा, ठीक है। ऑब्वियसली नंबर कम होंगे। प्रोड्यूसर्स के बाद प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स के बाद टॉप कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टॉप कंज्यूमर। अब इसको देखो, यदि मैं यहाँ पे एक ग्रासलैंड की हम बात करें, तो ग्रासलैंड जिसने यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जब फाइनली, ठीक है, इसने अपना बायोमास प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो ग्रासेस ने जब अपना बायोमास यहाँ पे प्रोड्यूस किया तो कितना प्रोड्यूस किया होगा, तो हो सकता है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो कि ग्रास हैं, और ग्रासेस ने यहाँ पे अपना 1000 केजी बायोमास बनाया है। तो प्राइमरी कंज्यूमर इसको खाने वाला कौन रहेगा बेटा, रैबिट रहेगा, ठीक है। अब यदि रैबिट इसको खा रहा है तो कितना ग्रास खा पाएंगे और कितना बायोमास उसके पास जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 1000 केजी का कितना रहेगा बेटा, 100 केजी ही बायोमास रहेगा। फिर इसके बाद इसको जो खा रहा है कौन, जैसे कि फॉक्स खा रहा है, सपोज फॉक्स इस पर डिपेंडेंट है, तो उसका बायोमास तो और कम हो गया ना, कितना हो गया, 10 केजी हो गया। फिर उसके बाद हो सकता है कि इसको खाने वाला जो है लॉयन है, जिसका 1 केजी हो जाएगा। एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, मतलब जो बायोमास है, मतलब बायोमास सिर्फ अकेले एक सिंगल इसकी बात नहीं कर रहे बेटा हम, जितने भी यहाँ पे ग्रासेस का पॉपुलेशन जो होगा सारे इसको मिला के हम कंसिडर कर रहे हैं, समझे। तो सबका जो बायोमास, तो ऑब्वियसली जिसने फोटोसिंथेसिस किया उसका बायोमास उतना ज्यादा उस लैंड पर प्रेजेंट रहने वाला है। तो इस तरह का जो पिरामिड है ये कैसा बन गया बेटा, ये जो पिरामिड है ये पिरामिड बन गया अपराइट पिरामिड। ओके, आज मेरा कैमरे में प्रॉब्लम है, वैसे ये वाला पोर्शन आपको मुझे बोर्ड से लेना था, ठीक है। तो कैमरा रिपेयरिंग के लिए दिया हुआ है, यदि सही हो जाए तो, या फिर सर्विसिंग होने के बाद या फिर एक्सचेंज हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्टली अपने उस पर वापस से आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो आप इसको तो भी हम रोकेंगे नहीं, क्लास समझ लेंगे ये सारी चीजें। तो ये समझ में आया ना बेटा आपको, मैंने ये जो पार्ट बताया मैंने, क्लियर हुआ। तो इस तरह से जो पिरामिड जो बना वो कैसा बना बेटा, अपराइट पिरामिड बना, ठीक है। अब इसमें हम लोग सेम कौन सा कंसेप्ट देख रहे हैं, हम लोग बायोमास का पिरामिड देख रहे हैं, और बायोमास पिरामिड में इन्वर्टेड पिरामिड को समझेंगे अब। तो इन्वर्टेड पिरामिड का हम एक एग्जांपल लेते हैं, और यहां पे हम लोग लेंगे अब किसका, पॉन्ड इकोसिस्टम का एग्जांपल लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ पे ये वाला पार्ट समझना है आपको, ठीक है। हाँ, अपराइट जो है बेटा बायोमास का था, अब बायोमास पिरामिड इन्वर्टेड वाला जिसमें एग्जांपल ले रहे हैं हम पॉन्ड इकोसिस्टम। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बेटा, जैसे कि ग्रासलैंड या ट्री इकोसिस्टम जिसमें पिरामिड ऑफ बायोमास कैसे बनेगा, तो कैसे बनेगा, अपराइट। पिरामिड ऑफ बायोमास पॉन्ड इकोसिस्टम कैसे बनेगा, इन्वर्टेड। अब इन्वर्टेड कैसे बनेगा वो भी हम समझ लेते हैं, ठीक है, तभी तो समझेगा। तो इन्वर्टेड में यहाँ पे वही कंसेप्ट हम फिर से आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आएगा आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर, कौन आ गया, प्राइमरी प्रोड्यूसर आ गया। इसको खाने वाला जो रहेगा वो कौन रहेगा,
जो इस पर डिपेंडेंट होने वाला है? ऑब्वियसली प्राइमरी कंज्यूमर। फिर प्राइमरी कंज्यूमर को खाने के लिए जो भी रहेगा वो रहेगा सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये प्राइमरी कंज्यूमर और ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ऐसे हम टॉप कंज्यूमर तक के जा सकते हैं। तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो रहेगा वो क्या रहेगा? फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन ये अपना फूड किसको देता है? ये देता है जू प्लैंक्टन को। फिर जू प्लैंक्टन अपना फूड जो है ये पास करेगा, इस पर जो डिपेंडेंट रहेगा वो कौन रहेगा बेटा? स्मॉल फिश। फिर इसके बाद टॉप कंज्यूमर की हम बात करेंगे तो छोटी मछली को खाएंगी कौन बेटा? बड़ी मछली। तो यहाँ पे जो आ जाएगा क्या हो गया ये, ठीक है। स्मॉल फिश के बाद फाइनली यहाँ पे जो आएगा ये हो जाएगी यहाँ पे लार्ज फिश। ओके, तो इस तरह से यदि हम बायोमास देखें तो फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास कम रहेगा, जू प्लैंक्टन का बायोमास उसके कंपैरिजन में ज्यादा रहेगा, स्मॉल फिश का जू प्लैंक्टन से ज्यादा रहेगा बट लार्ज फिश से कम रहेगा, और फाइनली लार्ज फिश का ज्यादा रहेगा। समझ गए? अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये रीजन कोई बता सकता है? रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी। आप बोलोगे कि सर आपने इस पार्ट को अकॉर्डिंग टू नंबर जब हमने पढ़े तो नंबर के पिरामिड के रिस्पेक्ट में आपने हमको यहाँ पे जो समझाए उसमें आपने ये बताया कि फाइटोप्लैंक्टन तो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अब फाइटोप्लैंक्टन पे डिपेंडेंट कौन है? जूप्लैंक्टन। तो ऑब्वियसली जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है उसके नंबर ज्यादा रहेंगे, तो जिसका नंबर ज्यादा रहेगा उसका बायोमास भी ज्यादा होना चाहिए। समझे? इसके पहले यहाँ पे कहीं तो भी बताया था मैंने, ठीक है, बट वो हम लोगों ने ट्री और ग्रासलैंड को लेके समझे थे बायोमास में, और यहाँ पे हमने पॉन्ड और ग्रासलैंड को लेके समझे थे नंबर में। तो ये नंबर में यहाँ पे ये अलग हो गया, लेकिन यही चीज हम लोग यहाँ पे बायोमास में यदि हम देखें पॉन्ड वाला इकोसिस्टम तो ये डिफरेंट हो गया। इसका रीजन क्या है, कोई बता सकता है? कंफ्यूज नहीं होना, मैक्सिमम स्टूडेंट बेटा यहीं पे कंफ्यूज होते हैं और एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार यहाँ से पूछे जाते हैं। नहीं है किसी के भी पास आंसर? यार यस नो में तो जवाब दो। नो बेटा साइली। चलो मैं समझा देता हूँ क्या होता है। देखो ये जो फाइटोप्लैंक्टन है, हो सकता है कि इसकी नंबर ऑफ स्पीसीज 5 रही होंगी और ये 5 स्पीसीज को जू प्लैंक्टन खाने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्वाइवल जो लेवल है, जो टाइम पीरियड होता है फाइटोप्लैंक्टन का जू प्लैंक्टन के कंपैरिजन में, जो क्या कह सकते हैं हम लोग, लाइफ स्पैन जो हम कह सकते हैं, पढ़े हम लोगों ने लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन जो होता है बेटा फाइटोप्लैंक्टन का कम होता है। जू प्लैंक्टन बेटा इस फाइटोप्लैंक्टन की 2 से 3 से 4 जनरेशन तक के सर्वाइव कर पाएंगे, बट फाइटोप्लैंक्टन ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसके कंपैरिजन में यदि यहाँ पे एक जू प्लैंक्टन आया और उसने यदि इस 2 फाइटोप्लैंक्टन के स्पीसीज को खा के लाइफ बनाया, तो अब ये बाकी तो डिस्ट्रॉय हो गए। तो जब न्यू फाइटोप्लैंक्टन फिर से ग्रो करेगा तब भी ये जिंदा रहेगा और ये उससे अपना फूड लेगा। तो इस तरह से हमेशा फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास जू प्लैंक्टन के कंपैरिजन में क्या होगा बेटा? कम होगा, और जू प्लैंक्टन का ज्यादा होगा। एज इट इज स्मॉल फिश और लार्ज फिश पर भी यही कंसेप्ट काम करेगा। इसलिए हमेशा ये वाला जो पिरामिड है पॉन्ड का बायोमास के अकॉर्डिंग कैसा बनेगा बेटा? इनवर्टेड पिरामिड बनेगा। अपराइट तो मैंने बता दिया बायोमास का। अपराइट में हमने क्या देखे?
ये कंसेप्ट देखिए, ग्रासेस जिसका बायोमास ज्यादा है, रैबिट खा रहा है, तो ग्रासेस के नंबर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा रहेंगे, इतना सारा, बट उसमें एक या दो रैबिट रहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ग्रासलैंड पे यदि हम देखें बायोमास का पिरामिड कम रहेगा। नंबर का पिरामिड हमने देखे थे, तो नंबर का पिरामिड बेटा हम लोगों ने यहाँ पे जो समझे थे, और बायोमास का वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आपको यही चीजें याद रखनी है। समझ में आ गया होगा? तो आगे बढ़ते हैं और पिरामिड ऑफ एनर्जी अभी हम देखते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो, चाहो तो वॉइस में भी एक्सेस ले सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट पार्ट, पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब देखो पेन थोड़ा लैगिंग कर रहा है, ठीक है, राइटिंग बिगड़ रही है, लेकिन थोड़ा सा समझो आप मैं जो समझा रहा हूँ। पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है यहाँ पे 10% लॉ पर डिपेंड होता है बेटा। आप जानते हो कि हमेशा एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाएगी तो हमेशा 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, 90% एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। तो इसलिए एनर्जी का पिरामिड जो है ऑलवेज कैसा रहेगा? अपराइट रहेगा, ऑलवेज अपराइट रहेगा एनर्जी का पिरामिड। ओके, तो अब एनर्जी के पिरामिड की यदि हम बात करें जो कि 10% लॉ को फॉलो कर रहा है, तो जैसे कि हो सकता है कि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स था, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टॉप कंज्यूमर। यदि हम इसको किलो जूल से हम कंसीडर करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी या फिर टॉप कंज्यूमर, तो शुरुआत हम करते हैं किलो जूल से 10,000 जूल के अकॉर्डिंग समझते, ठीक है। तो 10,000 जूल यदि एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस किया प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ने, तो 10,000 का 10% मीन्स कितना होगा? 1000 जूल एनर्जी पास होगा कहाँ पर? प्राइमरी कंज्यूमर्स में। फिर वहां से जब पास होंगी तो 100 जूल सेकेंडरी कंज्यूमर्स में, और टॉप कंज्यूमर्स में सिर्फ 10 जूल ही पास होगा। तो हमेशा एनर्जी का लॉस हो रहा है और 10% पास हो रही है। तो इस तरह से जब पिरामिड फॉर्म होगा तो ये जो पिरामिड है ये कैसे बनेगा बेटा? ऑलवेज अपराइट। ओके, समझे? अब एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आता है कि ये तीनों भी इसमें यदि हम देखें तो इकोसिस्टम में ऐसा कौन सा इकोसिस्टम है जिसका पिरामिड हमेशा अपराइट ही रहेगा? चाहे आप पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करो, नंबर की बात करो या फिर एनर्जी की बात करो, कौन सा इकोसिस्टम हमेशा अपराइट रहेगा बताओ? नो बेटा, पॉन्ड का एक साइड कम जा रहा है, एक साइड ज्यादा जा रहा है। नो, आप क्वेश्चन नहीं समझे बेटा। हम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। इकोसिस्टम में नंबर, बायोमास और एनर्जी, ये तीनों का पिरामिड हमेशा अपराइट जो होने वाला है। ठीक है, मार्कर नहीं चल रहा यार, क्या करे? अपराइट जो होने वाला है ये है बेटा ग्रासलैंड इकोसिस्टम। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ग्रासलैंड बेटा हमेशा अपराइट रहेगा, चाहे आप नंबर के अकॉर्डिंग देखो, बायोमास का देखो या फिर एनर्जी के अकॉर्डिंग देखो। समझे? पिरामिड ऑफ एनर्जी अपराइट है। कौन सा इकोसिस्टम पूछा मैंने जो अपराइट रहेगा तीनों भी केसेस में? समझ गए? तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, एकदम सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।
चलो तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थ्योरी पढ़ लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है, जिसमें सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे एक पिरामिड का ये वाला जो डायग्राम बना हुआ है, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, इस पे डिपेंड रहने वाले प्राइमरी कंज्यूमर और टर्सरी या फिर टॉप कंज्यूमर। तो ये पिरामिड आपको अपराइट दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? अपराइट। तो पिरामिड होता क्या है? तो यहाँ पे मैंने पहले समझाया कि एक रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा फूड चेन का इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड। पिरामिड के फॉर्म में हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है फूड चेन का हम कर रहे हैं, जिसे हम इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। तो हमेशा पिरामिड का जो बेस जो होता है, ये वाला, इसको हम बेस कह रहे हैं, ये हमेशा प्रोड्यूसर्स को मीन्स फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट करेगा, और जो एपेक्स होता है ये वाला टॉप वाला पार्ट, ये टर्सरी या फिर टॉप लेवल का जो कंज्यूमर्स होता है उस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक ये भी क्वेश्चन बेटा एमसीक्यू का बनता है, जो कि आप लोगों को याद रखना है। तो इस तरह से बेटा पिरामिड को जनरली 3 टाइप में इकोलॉजिकल पिरामिड को डिवाइड किया है, जिसमें पिरामिड ऑफ नंबर है, पिरामिड ऑफ बायोमास है और पिरामिड ऑफ एनर्जी है, जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए। 1 बाय 1 हम सारी चीजें अभी फिर से देखने वाले हैं। तो अभी देखिए पिरामिड ऑफ नंबर जो है, एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम की हम बात करते हैं। ठीक है, देखो ये आपको अपराइट दिख रहा है। तो हमेशा देखो बेटा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में बहुत ज्यादा रहेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर उससे कम, सेकेंडरी कंज्यूमर उससे कम, और फाइनली टर्सरी कंज्यूमर तक के जब पहुंचेंगे तो उससे भी कम। ऐसा क्वेश्चन अभी तक के एग्जाम में नहीं आया है, ये एनसीईआरटी का डेटा है। नीट 2021 एग्जामिनर ढूंढ रहा है कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो नहीं पूछा गया है, वो ढूंढ रहा है बेटा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, डेटा याद कर लेना। वैसे जरूरी नहीं रहता है, बट पूछते नहीं है ऐसे, अभी तक नहीं पूछा, लेकिन ये आप लोग याद कर लो, एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो रहेगा उसके नंबर हमेशा हाई रहने वाले। ये देखो ये दिख रहा है बेटा इधर, ये नंबर आपको ग्रासेस जो दिख रहे हैं, इस पे रहने वाले चूहे उसके नंबर कम है, उनको खाने वाले सांप उसके नंबर कम है, और उसको खाने वाला देख लो टॉप लेवल उससे कम है। तो इस तरह से ग्रासलैंड इकोसिस्टम नंबर के अकॉर्डिंग हमेशा अपराइट रहने वाला है। ठीक है बेटा, अपराइट मीन्स, मेरा अपराइट थोड़ी देर पहले बताया था, अपराइट मीन्स ये ऐसा, इन्वर्टेड मीन्स ऐसा, पिरामिड को सीधा बनाओ और उल्टा बनाओ, ऐसे 2 तरीके से बनता है। गौरव समझ में आ गया आपको? चलो नेक्स्ट इसमें आते हैं। अब हम देखेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास। क्या देखेंगे अभी हम? पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास की हम बात करें तो यहां पे जैसे कि पहली चीज ये वाला, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी। तो यहाँ पे जैसे बायोमास रिप्रेजेंट किया है सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे भी कम और सबसे कम। ड्राई वेट किलोग्राम पर घन मीटर। तो इस तरह से ये जो पिरामिड है ये कैसा बना बेटा? अपराइट बना है। ठीक है, ये एक शार्प डिक्रीज हो रहा है बायोमास, जैसे जैसे हायर ट्रॉपिक लेवल तक के जाते जा रहे हैं तो बायोमास क्या हो रहा है बेटा? कम होते जा रहा है। रीजन और एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को समझा दिया। लेकिन ये तो हो गया बेटा, ठीक है, लेकिन इन्वर्टेड भी होता है बेटा इसका पिरामिड। जैसे एक स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप जो होता है, ये मैंने आपको समझा दिया हूँ। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? जिसमें फाइटोप्लैंक्टन जो होता है बेटा, ये सपोर्ट करता है लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप को ऑफ जू प्लैंक्टन। समझे? तो इस तरह से प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के नंबर कम रहेंगे, बट प्राइमरी कंज्यूमर्स का बायोमास बायोमास ये ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि जो है ये सिर्फ एक जनरेशन तक के सरवाइव कर रहा है, तो इसकी 3 जनरेशन तक के जू प्लैंक्टन सरवाइव कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एक लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप एनसीईआरटी ने टर्म दिया है। ठीक, यदि आप एनसीईआरटी पढ़ोगे और रटोगे तो नहीं समझेगा, लेकिन आपने मेरा लास्ट क्लास अटेंड किए हो और आज का थोड़ी देर पहले का क्लास अटेंड किए हो तो आपको ये वाला स्टेटमेंट जो है ये क्या कह रहा है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत क्रिटिकल टर्मिनोलॉजी दी है बेटा यहाँ पर।
तो आपके लिए ये वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखो बेटा, ये वाला जो है पिरामिड, ये भी ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। इसके पहले हम लोगों ने जो देखे थे, ये वाला भी ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, अपराइट आ रहा दोनों भी। इसके बाद एनर्जी का तो हमेशा अपराइट ही रहता है, तो एनर्जी 10% लॉ को फॉलो करता है। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी देखेंगे तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो कन्वर्ट कर रहा है ओनली 1% ऑफ एनर्जी, ठीक है, सनलाइट से, जो एनपीपी कहलाता है, जो अवेलेबल रहेगा वो जीपीपी एनपीपी हमने समझे। जीपीपी मीन्स टोटल कितना फोटोसिंथेसिस हुआ, ठीक है। तो हर एक इसमें सनलाइट से जब एनर्जी आई तो हर एक ट्रॉपिक लेवल के बाद उसका क्या हो रहा है, 10% लॉस हो रहा है। 100%, 10%, 1%, 0.1%, 0.01%, ठीक है। देन फाइनली डीकम्पोजर। बेटे डीकम्पोजर को यहाँ पे इस लेवल पे नहीं रखा गया है, तो ये पिरामिड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि डीकम्पोजर के लिए कोई जगह ही नहीं दी है। यदि आप लोग साइंटिस्ट बन जाओगे तो पिरामिड में बेटा डीकम्पोजर को जगह दे सकते हो तो दे देना, बेचारा जगह ढूंढ रहा है, भटक रहा है अभी तक के कि भाई मुझे भी तो कहीं जगह मिले। तो एनर्जी का लॉस हर एक ट्रॉपिक लेवल के बाद हीट के फॉर्म में रिलीज मतलब लॉस हो रही है। तो ये मैंने किलो जूल के रिस्पेक्ट में भी आप लोगों को समझाया था थोड़ी देर पहले। तो इस तरह से बेटा सनलाइट से जो एनर्जी आई प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के पास, और फिर उसके बाद जब आगे पास होते जाएगी तो एनर्जी कम होगा, तो इस तरह से पिरामिड जब बनेगा तो वो हमेशा कैसा बनेगा, अपराइट बनेगा। ओके, इस तरह का जो पिरामिड जो रहेगा वो रहेगा अपराइट। समझ में आ गया। तो ये पिरामिड ऑफ एनर्जी था। कुछ ड्रॉबैक्स है जो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को समझाया, फिर से हम देख लेते हैं। पहली चीज तो देखो, यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन हम देखें, एनर्जी कंटेंट बायोमास नंबर ऑल ऑर्गेनिजम्स का, तो यहाँ पे इसको इंक्लूड किया गया है। ट्रॉपिक लेवल जो है वो इसका फंक्शनल लेवल होता है, ठीक है। कोई एक स्पीसीज की बात नहीं हो रही है वहां पर, ठीक। जो भी स्पीसीज जो कि वहां पे मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल पे प्रेजेंट है सेम इकोसिस्टम पे सेम टाइम पे, सबको कंसीडर किया जा रहा है। जैसे कि स्पैरो जो है ये प्राइमरी कंज्यूमर होता है जब ये सीड या फ्रूट को खाता है, लेकिन मान लो उसको सीड और फ्रूट्स या पी नहीं मिलता है तो ये इंसेक्ट और वॉर्म को भी खा सकता है, समझे। तो इस टाइम पे स्पैरो जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है। इसलिए हम लोगों ने फूड वेब पढ़े थे, याद आ रहा है आपको एक बार। फूड वेब में यदि उसको एक सोर्स ऑफ फूड अवेलेबल नहीं है तो दूसरे चीज को खा सकता है, तब तक के पहले सोर्स को स्टेबिलिटी के लिए टाइम मिल जाएगा। तो स्पैरो बेटा दोनों तरीके से काम कर सकता है। तो सीड फ्रूट्स या पीस को खा रहा है तो ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, और इंसेक्ट वॉर्म को खा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ इसको कौन सी जगह दोगे आप। ये तो बहुत बड़ा एक्सेप्शन हो गया फिर इकोलॉजिकल पिरामिड का। इसकी कोई जगह है क्या, है तो कंफ्यूजन, लेकिन फिर ये डिपेंड करेगा कि कब क्या खा रहा है। ऐसा बोलेंगे क्या, भाई उसको तो भूख लगी ना, उसको जहां से जो मिला वो खा लेगा, इसके लिए कोई जगह ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे ये पिरामिड का हमारा लॉ जो है काम नहीं करता, ठीक है। साथ ही साथ यदि हम देखें तो मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम जितना भी पिरामिड जो होता है अपराइट होता है, हमेशा प्रोड्यूसर्स के नंबर ज्यादा रहेंगे, बायोमास हर्बीवोर्स के कंपैरिजन में ज्यादा रहेगा, हर्बीवोर्स का नंबर्स और बायोमास कॉर्निवोर्स के रिस्पेक्ट में ज्यादा रहेगा, और एनर्जी भी जो रहेगा एक लोअर ट्रॉपिक लेवल में हमेशा ज्यादा रहेंगी हायर ट्रॉपिक लेवल के कंपैरिजन में। तो मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम अपराइट ही होते हैं, ठीक है। तो जब आपको कोई क्वेश्चन आया एग्जाम में और नहीं समझे तो ज्यादातर कंसीडर जो रहता है वो अपराइट वाला रहता है, वो याद रखना। और फिर सिर्फ ये याद रख लो कि कौन से इकोसिस्टम इन्वर्टेड है या स्पिंडल है, तो अपराइट पढ़ना ही नहीं पड़ता, कंफ्यूजन भी नहीं आएगा, भूलोगे भी नहीं। समझ में आ गया वाला भी पार्ट। फिर इसके बाद जो मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा रहा था, इन्वर्टेड पिरामिड के एग्जांपल्स। तो इन्वर्टेड पिरामिड मींस इंसेक्ट फीड जो कर रहा है एक बिग ट्री पर। तो ट्री तो बहुत बड़ा है यहाँ पर, और यहाँ पे जो इंसेक्ट रह रहे हैं, तो बायोमास के अकॉर्डिंग हम देखें
और वो भी हम ऑसियन की बात कर रहे हैं, तो ये इनवर्टिब्रेट्स रहेगा। क्यों? क्योंकि फिश जो रहेगा फाइटोप्लैंक्टन की कंपैरिजन में ज्यादा सरवाइव कर रही है। ठीक है। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट रहता है, क्योंकि एनर्जी का फ्लो जो होता है एक टॉपिक लेवल से नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे होता है, और हमेशा हीट के फॉर्म में हर एक स्टेप पे एनर्जी का लॉस होता है। ओके। लिमिटेशंस जो मैं समझा रहा था आपको, तो लिमिटेशन क्या है बेटा? यदि सेम स्पीसीज है और 2 और मोर ट्रॉपिक लेवल पे यदि वो बिलोंग करता है, तो उसकी क्या जगह रहेगी? ये बता रहा है क्या पिरामिड? नहीं। स्पैरो का एग्जांपल थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखे, कोई जगह नहीं है। मतलब ये सिंपल एक फूड चेन को बता रहा है, फूड वेब को बता पा रहा है क्या? नहीं, क्योंकि कोई एक यहाँ पे एक मतलब पर्टिकुलर एक स्पीसीज को खा रहा, नहीं मिली तो दूसरी को भी खाएगा। तो पिरामिड हमेशा एक सिंपल फूड चेन को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन फूड वेब को तो बता ही नहीं रहे। सेप्रोफाइट मींस डीकंपोजर्स को कोई जगह नहीं दी गई है इकोलॉजिकल पिरामिड में, बट उसके बाद भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल उन्हीं का है यहाँ पर, क्योंकि डीकंपोजर ही सारे सब्सटेंस को कंप्लीटली डीकंपोज कर दे रहे। समझ गए? तो इसके लिए भी यहाँ पर कोई भी जगह नहीं मिली है। तो ये कुछ लिमिटेशंस है इकोलॉजिकल पिरामिड की, जो आप लोगों को याद रखना है। ओके। तो ये तो था इकोलॉजिकल पिरामिड, एक छोटा सा टॉपिक, ये भी आज हमारा कंप्लीट हुआ। ऐसा कोई पार्ट जो किसी भी स्टूडेंट को कुछ नहीं समझा हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे ये वाला पोर्शन मुझे बोर्ड पे लेना था, बोर्ड ना होने के बाद भी आज नीड नहीं है उतना कि बोर्ड ही रहा तो ही समझेगा, क्योंकि इतने अच्छी आप लोगों को ये जो स्लाइड मिल रही है, और बाकी राइटिंग टूल में मैंने सारी चीज़ें आपको कंसेप्ट पहले ही समझा दिया। ठीक है, उतना ही, वो राइटिंग टूल वाला पार्ट मेरे को बोर्ड पे रिप्रेजेंट करना था, बाकी तो स्लाइड थी हमारे पास अवेलेबल। तो क्लियर है? तो फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, न्यूट्रिएंट साइकिल जो है, जियोलॉजिकल जियोकेमिकल जो साइकिल्स है वो अभी हम पढ़ेंगे। सभी लोगों के क्लियर हो गए बेटा? चलो, सभी लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं वैसे तो मुझे। ग्रेट। तो इसमें एक इकोलॉजिकल सक्सेशन वाला एक पार्ट जो है वो रह जाएगा। ठीक है, बट अभी हम लोग यहाँ पे न्यूट्रिएंट साइकिल जो है ये अभी हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करें? चलो, तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होती है और क्या कंसेप्ट इसमें आएंगे, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर जो है अभी समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। ठीक है। न्यूट्रिएंट साइकिल जो है इसे बायो जियोकेमिकल साइकिल भी कहते हैं। ओके, हाँ बेटा। ठीक है। ओके सुजल। तो अभी देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट हम लोगों को समझना है, अनिकेत बेटा फिलहाल ना मैं टाइनी डॉट सीसी पे अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं बिजी हूँ। ठीक है। तो ये 1 मंथ का डेटा अपलोड नहीं हुआ है, जो भी डेटा अपलोड हो रहा है वो टेलीग्राम पे हो रहा है, बट टेलीग्राम पे भी जो अपलोड हो रहा है वो आपके बैच का कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है। बाकी किसी को पर्सनल चाहिए तो मैं पर्सनल शेयर कर रहा हूँ, कुछ डेटा मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। तो कोई चीज़ यदि शेयर नहीं हुई है तो मैक्सिमम पोर्शन में पर्सनल ही शेयर कर रहा हूँ। एटलीस्ट पीडीएफ अपलोड कीजिए। हाँ, यूट्यूब पे वीडियो है अपलोड, लेकिन सारे प्राइवेट है, एक टाइम के बाद पोस्ट हो जाता है, नहीं तो सारा कुछ प्राइवेट रहता है। ठीक है, मिल जाएगा आपको, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पीडीएफ में पोस्ट कर देता हूँ बेटा। ठीक। या फिर नहीं कर पाया तो आप मुझे मैसेज कर दो, पर्टिकुलर कोई टॉपिक का पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पर्सनली पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, ऑफिशियली कुछ भी नहीं जा रहा है, लेकिन पर्सनली मैं जिसका जो नीड है वो पूरी करता हूँ, यदि वो स्टूडेंट सिंसियर है,
और सारी चीजें वो अच्छे से डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए सारा कुछ ओके कर रहा है तो मुझे ऑफिस से भी परमिशन लेनी होती है। हाँ, रिवीजन के लिए वीडियो देखना है वो भी मिल जाएगा बेटा, डोंट वरी, टेंशन ना लो, सारी चीजें मिल जाएगी। यूट्यूब पे सारे वीडियो लेक्चर अपलोड हो गए, फिलहाल प्राइवेट है, थोड़ा वेट करो, वो भी ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। टेस्ट कैसा रहा इस बार का, पहले तो ये बताओ, एनसीईआरटी बेस्ड था या एनसीईआरटी के बाहर था? 3 चैप्टर का हमने टेस्ट लिए थे, कंप्लीट रिप्रोडक्शन था, कंप्लीट जेनेटिक था, कंप्लीट सेल बायोलॉजी था। आज सेल बायोलॉजी रिवीजन था, रीशेड्यूल किया था मैंने आपका। हाँ, एनसीईआरटी बेस्ड था बेटा, मजा आया। नीट में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो नेक्स्ट टेस्ट के लिए आप लोगों को रेडी रहना है। और नेक्स्ट टेस्ट जो रहेगा आप लोगों का, मैंने ऑलरेडी पहले बताया था आपको, तो नेक्स्ट टेस्ट शेड्यूल कर देता हूँ आप लोगों का। कब कर दो शेड्यूल? अभी तो देखो रीशेड्यूल जो है टेस्ट 1, टेस्ट 2 और टेस्ट 3 ये रीशेड्यूल किया हुआ है। टेस्ट 1 सेल बायोलॉजी, टेस्ट 2 जेनेटिक्स, टेस्ट 3 रिप्रोडक्शन, ये 3 को मैंने रीशेड्यूल किया है, टाइम बता दिया है। आज सेल बायोलॉजी एंड हो गया है। नेक्स्ट इसमें आपका वेडनेसडे को मैं आप लोगों का नेक्स्ट शेड्यूल करूंगा जेनेटिक्स, और उसके बाद फ्राइडे को जो शेड्यूल रहेगा वो रहेगा रिप्रोडक्शन। उसके बाद संडे को जो शेड्यूल रहेगा वो रहेगा आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी में मैंने जो 3 चैप्टर बताए थे वो वाले, समझ गए? इस वेडनेसडे ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं है। शेड्यूलिंग देख लो, अभी मैंने अपडेट दे दिया, स्क्रीनशॉट ले लो। वेडनेसडे को जेनेटिक्स, फ्राइडे को रिप्रोडक्शन और संडे को ह्यूमन फिजियोलॉजी। जिसने नहीं दिया उसे देना है वेडनेसडे और फ्राइडे वाला, और जो संडे को रहेगा वो सभी के लिए कंपलसरी रहेगा, ठीक है। अनिकेत वेडनेसडे रखा था बट अभी फ्राइडे हो गया हो, क्योंकि उसके पहले हम लोगों ने जैसे सीक्वेंस थे उसी के अकॉर्डिंग होगा। व्हाट्सएप पे कुछ नहीं डालूंगा मैं, आपको कुछ पूछना है अभी नोट कर लो, ये अभी बता दिया मैंने, ठीक है। जितने स्टूडेंट क्लास में हैं 55 स्टूडेंट दिख रहे हैं, ठीक है। और आप भी लोगों को लाइफ में आगे बढ़ना है, जो लोग नहीं है वो गए समझ लो, समझे? ह्यूमन फिजियोलॉजी के 3 चैप्टर ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट संडे का जो टेस्ट रहेगा उसमें इकोलॉजी आएंगी बेटा आपके, ठीक है। अभी ये कल परसों के संडे में टेस्ट हुआ है ना आप लोगों का? कल ही हुआ होगा ना? हेलो, पहले हुआ? कल ही हुआ है, तो फिर ये बीच में एक संडे गैप है ना आप लोगों का। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइनली अब हम लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक का जो स्टडी करना है दैट इज न्यूट्रिएंट साइकिल। क्या देखेंगे अभी हम लोग? न्यूट्रिएंट साइकिल अभी हम लोग देखेंगे। और न्यूट्रिएंट साइकिल की यदि हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो न्यूट्रिएंट साइकिल को हम लोग बायो जियोकेमिकल साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायो जियो केमिकल साइकिल। थोड़ा स्लो लिखना पड़ेगा, स्लो लिखूंगा तो मैं अच्छी तरह से यहाँ पे राइटिंग कर पाऊंगा। जहाँ पे मैंने अपनी स्पीड बढ़ाया वहाँ पे राइटिंग टूल जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो देखो, बायोजियोकेमिकल साइकिल मींस अमाउंट ऑफ, क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग, जो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, वो कैसे रिसाइकल हो रहा है। तो अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को स्टैंडिंग स्टेट बताया था, है ना? स्टैंडिंग स्टेट मींस कितना अमाउंट जो है बेटा प्रेजेंट है पर्टिकुलर एक इकोसिस्टम में, वो क्या कहलाएगा?
स्टैंडिंग स्टेट कहलाएगा। और स्टैंडिंग स्टेट यदि हम देखें तो इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस आ सकते हैं जो डिफरेंट इकोसिस्टम या फिर सीजनल बेसिस के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। पहली चीज तो आपको स्टैंडिंग स्टेट क्या है ये मालूम होना चाहिए। यदि स्टैंडिंग स्टेट मालूम होगा तो आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो स्टैंडिंग स्टेट मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट या इनऑर्गेनिक मैटर एक इकोसिस्टम में कितना प्रेजेंट है, और इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस आ सकते हैं। और वेरिएशंस कब आएंगे बेटा? तो वेरिएशन जो है एक तो सीजन की वजह से हो सकता है, पहली कंडीशन। और दूसरा एक डिफरेंट इकोसिस्टम में हर जगह एक जैसा नहीं होता है। तो डिफरेंट इकोसिस्टम यदि रहा तो डिफरेंट इकोसिस्टम में भी इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, कुछ ना कुछ वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स यदि हम देखें तो ये साइक्लिंग भी हो सकता है या फिर रिजर्वायर भी हो सकता है। ओके, तो न्यूट्रिएंट साइकिल जो है, जियोकेमिकल साइकिल जो है, इसमें जनरली दो टाइप की साइकिल होती है बेटा। एक गैसियस साइकिल होगी और एक सेडिमेंटरी साइकिल होती है, ठीक है। एक साइकिल जो है गैसियस साइकिल होंगी और दूसरा जो रहेगा वो कैसा होगा? सेडिमेंटरी साइकिल होगा। अब गैसियस और सेडिमेंटरी साइकिल की यदि हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो कन्वर्सन होगा गैसियस में, ये वेपर्स के फॉर्म में या गैसेस के फॉर्म में हो सकती है। बट सेडिमेंटरी की यदि हम बात करें तो सेडिमेंटरी साइकिल जो रहेगी वो मिनरल्स के फॉर्म में, सेडिमेंटरी मतलब मिनरल्स के फॉर्म में चलेंगे। नाम से समझ में आता है, गैसियस जो है या तो गैसेस के फॉर्म में या फिर वेपर्स के फॉर्म में रहेगी। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या कह सकते हैं बेटा? जो सोर्स है, ठीक है, मींस गैसियस साइकिल, क्या चीज? गैसियस साइकिल के यदि हम देखें तो जो रिजर्वायर जो रहेगा वो या तो एटमॉस्फेयर रहेगा या फिर हाइड्रोस्फीयर रहेगा, ठीक है। ये इसका मेन सोर्स जो है या तो एटमॉस्फेयर होगा या तो क्या होगा बेटा? हाइड्रोस्फीयर, वाटर बॉडीज। बट सेडिमेंट्री रॉक हमेशा लिथोस्फीयर में रहेगा। लिथोस्फीयर समझता है क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर मालूम है बेटा? जानते हो आप लोग ये? हेलो, सिंपल सा कंसेप्ट समझो, वापस से स्लाइड पे आएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और हमेशा बेटा जो रिसाइकलिंग होगी गैसेस साइकिल की, ये हमेशा फास्ट रहेगी, लेकिन सेडिमेंट्री साइकिल जो है इसका रिसाइकलिंग जो रहेगा वो स्लो मोशन पे रहेगा। मार्कर उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है इसलिए मैं राइटिंग टूल थोड़ा कम यूज कर रहा हूँ, लेकिन समझ में आपको सारी चीजें आ जाएगी। गैसेस में क्या क्या आएगा बेटा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और सेडिमेंट्री में क्या आएगा? फॉस्फोरस साइकिल सेडिमेंट्री होती है, सल्फर साइकिल जो है ये भी सेडिमेंट्री होती है। ओके, तो इसमें हम लोग इस एक एक साइकिल देखेंगे जिसमें हम लोगों को जो सिलेबस में जो पढ़ रहे हैं, जैसे एक कार्बन साइकिल दिया हुआ है और एक फास्फोरस साइकिल, मतलब एक गैसेस साइकिल समझ लो और एक सेडिमेंट्री समझ लो, बाकी सारी उसी से रिलेटेड लगभग ऐसी ही होती है। तो जितना जो हमें सिलेबस में दिया वही पढ़ेंगे। पहले आपका बेटा जो सिलेबस था उसमें ये सारे आप लोगों को साइकिल पढ़नी होती थी और सभी से क्वेश्चन पूछते थे, बट अभी नहीं आते, तो ये सब छोड़ दो। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कार्बन साइकिल पढ़ेंगे। और कार्बन साइकिल में हम लोगों को जो पढ़ना है, पहली चीज तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका सोर्स क्या है, और सोर्स के साथ ही साथ ये कैसे सर्कुलेट होता है। कार्बन का इंपॉर्टेंट तो आप जानते हो, ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस हम पढ़ेंगे। चाहे आप फॉस्फोरस पढ़ो तो फॉस्फोरस साइकिल भी पढ़ेंगे, तो उसका भी इंपॉर्टेंट जो है ये हम देखेंगे यहाँ पर। फिर इसका सोर्स क्या है, और सोर्स के साथ ही साथ यहाँ पे इसका सर्कुलेशन कैसे होता है। ये तीन कंसेप्ट जो है आप लोगों को यहाँ पर समझना है।
ओके, तो चलो जितना पार्ट बताया मैंने पहले, सबसे पहले हम इतने पोर्शन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल के रिस्पेक्ट में, फिर हम आगे नेक्स्ट इसमें न्यूट्रिएंट साइकिल पे आएंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या देख रहे हैं हम लोग अभी, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो है। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की यदि हम बात करें तो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस मींस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हमारे सोयल में या हमारे एक इकोसिस्टम में प्रेजेंट है, उसे क्या कहते हैं, स्टैंडिंग स्टेट। समझ में आया ये डेफिनेशन क्या है? स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है ये बताओ मुझे पहले तो, फिर स्टैंडिंग स्टेट समझेगा आपको। दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी बताओ। ये वाला पार्ट इसलिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले ही समझा दिया हूं कि स्टैंडिंग स्टेट क्या है और स्टैंडिंग क्रॉप क्या है। बताएंगे बेटा दोनों में डिफरेंस क्या है, स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप में डिफरेंसेस क्या है? मेरा वॉइस सही आ रहा है ना अभी? इसके पहले स्लो आ रहा होगा शायद। वॉइस सही आ रहा है क्या? और इसके पहले पहले भी सही था या कुछ चेंज हुआ? तो आपने बताना था ना कि लो आ रहा है आज वॉइस। कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रही है कि बाहर की? चेंज करना पड़ेगा, चलो ठीक है, हो जाएगा सही। अभी मुझे यहाँ पे मैं हाँ चलो साइली का आंसर आ गया बेटा। स्टैंडिंग क्रॉप टोटल बायोमास कितना होता है इकोसिस्टम में, जो सिस्टम टू सिस्टम हर एक ट्रॉपिक लेवल पे वेरी करता है। बट स्टैंडिंग स्टेट जो इनऑर्गेनिक मटेरियल कितना प्रेजेंट है। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो स्टैंडिंग स्टेट इट वेरी इन डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम और सीजनल वेरिएशंस भी इसमें देखने को मिलेंगे। न्यूट्रिएंट कभी भी बेटा लॉस्ट नहीं होता हमारे इकोसिस्टम में, कहीं कम रहेगा कहीं ज्यादा होगा और अगेन इसका रिसाइकलिंग होती रहती है, चाहे आप किसी भी न्यूट्रिएंट्स की बात कर लो। जैसे आप ये नाइट्रोजन की आप बात करो, नाइट्रोजन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फॉर्म में आएगा, चाहे आप कार्बन की बात कर लो, ठीक है, जिसमें रेस्पिरेशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, कंबशन हो रहा है, जो भी फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो इस तरह से कंप्लीटली एक टॉपिक लेवल एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होगा, ट्रांसफर होके फाइनली वापस जहां से आया वहां पे पहुंच जाएगा। ओके, तो इस तरह से जो न्यूट्रिएंट का मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट एक वेरियस कंपोनेंट के फॉर्म में हमारे इकोसिस्टम में, उसे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग या फिर बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। यही कंसेप्ट है जो कि एकदम सिंपल है। ओके, नेक्स्ट इस पे आते हैं अभी हम लोग। ये पार्ट भी मैंने आप लोगों को समझा दिया। क्या था इसमें, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल। दो टाइप की होती है, गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस में नाइट्रोजन और कार्बन साइकिल आ रही है और इसका रिजर्वायर कहां पे है बेटा, ये एटमॉस्फेयर है। सेकेंड है सेडिमेंट्री साइकिल, सल्फर और फॉस्फोरस। रिजर्वायर क्या है इसका, अर्थ क्रस्ट। थोड़ी देर पहले देखे हमने, सोर्स क्या है इसका। तीन चीज पढ़ना है हमको, क्या क्या है उसका, इंपॉर्टेंट क्या है, उसका सोर्स क्या है और उसका सर्कुलेशन क्या कैसे होता है। कुछ ना कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी बेटा जो अफेक्ट करते हैं, मॉइस्चर कितना है, पीएच कितना है, सॉइल कितनी है, टेम्परेचर क्या है, जो कि रेगुलेट करता है रेट कितना रिलीज होगा न्यूट्रिएंट्स हमारे एटमॉस्फेयर से। या फिर रिजर्वेयर जो है बेटा, जब वहां पे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होता है तो रेट जो है बेटा इनफ्लक्स और इफ्लक्स उसमें भी चेंजेस देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो फर्स्ट पार्ट हम लोगों को यहाँ पे जो शुरुआत करनी है, क्या देखना है हम लोगों को, कार्बन साइकिल हमें देखना है। क्या देखेंगे अभी हम लोग, कार्बन साइकिल।
तो इसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है और कैसे ये ट्रांसफर होती है। ओके, तो पहली चीज तो इंपॉर्टेंट यदि हम देखें तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जो ड्राई वेट होता है, ठीक है, तो 49% जो है बेटा कार्बन, ये एक ड्राई वेट के फॉर्म में एक ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है, ये तो आप जानते ही हो, ठीक है। पहला इसका इंपॉर्टेंस 49%। ठीक, अभी किस फॉर्म में हो सकता है बेटा, तो सोर्स क्या हो सकते हैं इसके, फैट हो सकता है, ठीक है, या फिर आयंस के फॉर्म में भी हो सकता है, साथ ही साथ प्रोटीन के फॉर्म में भी हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है और हार्मोन भी हो सकता है। फैट हो गया, आयन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया और हार्मोन हो गया। यार मार्कर बिल्कुल भी नहीं चल रहा, आप देख रहे हो क्या कंडीशन है आज मार्कर की। ओके, बहुत लैगिंग कर रहा है। ओके, ओशियन में कितना परसेंट है सोर्स, यदि हम देखें तो बेटा 71% जो कार्बन है ये ओशियन में प्रेजेंट होती है। कितना, 71% जो कार्बन है ये ओशियन में प्रेजेंट होती है। और एटमॉस्फेरिक CO2 यदि हम देखें तो ये कार्बोनेट के फॉर्म में, या फिर हम क्या कह सकते हैं, फॉसिल्स फ्यूल के फॉर्म में डायरेक्टली क्या होगा, ट्रांसफर होगा, जिसमें बेटा 4 × 10⁻13 kg कार्बन जो है ये फिक्स होता है बेटा एनुअली प्लांट में विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। डायरेक्टली हम यहीं पे देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या बताया मैंने, रिजर्वेयर कार्बन का एटमॉस्फेयर जो है 1% है, सिर्फ और सिर्फ 1%। ऑर्गेनिज्म में 49% उसके ड्राई वेट के अकॉर्डिंग होता है। ऑक्सीजन में 71% डिजोल्व फॉर्म में प्रेजेंट है। कार्बन रेगुलेट हो रहा है कैसे, एक तो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड और फॉसिल्स फ्यूल, ये दो तरीके से। तो कार्बन साइकिल जो रहेगा एटमॉस्फेयर, ओशियन, लिविंग और डेड ऑर्गेनिजम्स, इससे कंटिन्यूअसली इस तरह से इसका रिसाइकलिंग हो रहा है। ओके, तो आप देख रहे हो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, फॉरेस्ट की यदि बर्निंग होती है फ्यूल वुड या फिर ऑर्गेनिक डेब्रिस का, जिससे आगे चल के ये डेट्रिटस फूड चेन के थ्रू वापस इस प्लांट में जाएगा। इसी प्लांट में फोटोसिंथेसिस के थ्रू टेरेस्ट्रियल जो फूड चेन है, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट ले लेगा। फाइटोप्लैंक्टन ने भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू लिया। कुछ पार्ट ऑर्गेनिक सेडिमेंट के फॉर्म में चला गया, कुछ ट्रांसफर हुआ अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे जो कि कैलकेरियस सेडिमेंट के फॉर्म में चला गया। ऑर्गेनिज्म का डिकम्पोजिशन हुआ, देन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में भी हो सकती है, कोल के फॉर्म में हो सकती है, कंबसन होगा तो फॉसिल फ्यूल का कंबसन होगा तो ये रिलीज होती है, ऑयल गैसेस के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की जो साइकिल यहाँ पे होगी। तो इसमें अब यहाँ पे देखिए जो रिजर्वेयर ऑफ कार्बन हमने देखे, तो मैं जो आपको बता रहा था कि कार्बन जो बेटा एनुअली जो फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है और प्लांट की हेल्प से जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो एनुअली 4 × 10⁻13 kg, ये डेटा आप लोगों को याद रखना है बेटा। इतना बेटा बायोस्फीयर में एनुअली जो है फिक्स होता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें मेजर अमाउंट ऑफ कार्बन जो है ये रिटर्न होता है हमारे एटमॉस्फेयर में जो एनिमल रेस्पिरेशन करता है उस टाइम पे। समझ गए, तो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी के थ्रू रिटर्न जा रहा है। कुछ जब प्रोसेसिंग होती है वेस्ट की या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर का या डिकम्पोजर्स का, तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे फाइनली ये जो है प्रोसेस होती है, रिटर्न बैक जाता है। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट इस पे आते हैं हम लोग, और यहाँ पे देखो सम अमाउंट में यदि हम देखें, सम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड है इसका लॉस्ट होता है।
सेडिमेंट के फॉर्म में, क्योंकि ये रिमूव हो गई सर्कुलेशन से, जो यहाँ सर्कुलेशन हो रहा तो कुछ तो बेटा सेडिमेंट के फॉर्म में खत्म, कुछ बेटा जब वुड का बर्निंग हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये बर्निंग जो हो गया वुड का या फॉरेस्ट का जब बर्निंग हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट फायर कंबशन हो गया, ऑर्गेनिक मैटर, फॉसिल्स फ्यूल, वॉल्केनिक एक्टिविटी, तो ये सोर्स है बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज करेंगे। कहां पर रिलीज करेंगे ये एटमॉस्फेयर में रिलीज करेंगे। ह्यूमन की एक्टिविटी जो है ये भी एक मेन रोल प्ले करती है बेटा कार्बन साइकिल में। हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर दे रहे हैं, फॉसिल्स फ्यूल को जला दे रहे हैं, जिससे इंक्रीज द रेट जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, ये भी बढ़ जाता है। ओके, ये भी एक रीजन है। एकदम सिंपल है बेटा, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। और इस तरह से कार्बन साइकिल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे पूरा रिसाइकल होते जा रहा है। बस यही है इसमें कंसेप्ट कार्बन साइकिल में, इससे ज्यादा डिटेल आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। समझ गए? इसके बाद नेक्स्ट आता है क्या चीज, फॉस्फोरस साइकिल। तो फॉस्फोरस साइकिल की यदि हम बात करें तो फॉस्फोरस साइकिल जो है यदि हम देखें तो फॉस्फोरस का मेन इंपॉर्टेंस यदि हम देखें तो आप जानते हो, लिख देता हूं पहले यहां, फॉस्फोरस, देखो धीरे लिखा तो भी नहीं चल रहा है, फॉस्फोरस। तो आप जानते हो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है ना, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। तो एक तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, इसमें एक इंपॉर्टेंट है न्यूक्लिक एसिड जो होता है, एटीपी सबसे इंपॉर्टेंट बेटा जो हमारा एनर्जी का करेंसी है, इसमें फॉस्फोरस होता है। एनएडीपीएच जो है बेटा ये भी जो है इसके लिए भी फॉस्फोरस बहुत जरूरी है। मतलब आपको इंपॉर्टेंट तो समझ में आ गई कि फॉस्फोरस का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट में जो फॉस्फोरस जो है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। नंबर 1 पे नाइट्रोजन आता है और सेकंड इस पे जो है वो क्या आता है, फॉस्फोरस आता है। ठीक है, क्रस्टेड एलिमेंट कहते हैं इसे। और इसका रिजर्वेयर यदि हम देखें तो रॉक्स में जो है ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अभी यहां पे देखिए रॉक की जब वेदरिंग होंगी, ठीक है, क्या चीज, जब रॉक का वेदरिंग होगा तो रॉक की वेदरिंग के बाद ये डायरेक्टली फॉस्फोरस हमारे सॉइल में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, मैं यहीं पे बता रहा हूं, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ठीक, फॉस्फोरस साइकिल हम देख रहे हैं अभी। देखिए बेटे यहां से समझो, जो रॉक मिनरल्स है इसका वेदरिंग हुआ, सॉइल सॉल्यूशन में फॉस्फोरस चला गया, सॉइल सॉल्यूशन में आधे से ज्यादा तो रन ऑफ हो जाता है, जो ग्राउंड वाटर है उसकी वजह से कुछ अमाउंट में अपटेक हो जाएगा प्रोड्यूसर्स के थ्रू। प्रोड्यूसर से ये यदि इसको डेट्रिटस खा रहे हैं या कंज्यूमर्स खा रहे हैं तो फॉस्फोरस कंज्यूमर में जाएगा, दोनों से डेट्रिटस बन जाएगा। और डेट्रिटस का जब डिकम्पोजिशन होता है तो वापस से ये सॉइल सॉल्यूशन में वापस से आ जाता है। तो इस तरह से फॉस्फोरस एक कंटिन्यू उसका एक साइकिल चलते रहता है। तो फॉस्फोरस जो है कंस्टिट्यूट होता है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड और हमारा सेलुलर एनर्जी सिस्टम जो होता है एटीपी एनएडीपी उसका। बहुत से एनिमल्स जो है फॉस्फोरस को यदि हम देखें तो उससे जो बनाते जैसे सेल्स हो गया, बोन्स हो गया और टीथ। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया इंपॉर्टेंस, पहले मैंने बताया था 3 चीजें हमें देखना है, इंपॉर्टेंस देखना है, सोर्स देखना है और सर्कुलेशन कैसे होता है। तो नेचुरल रिजर्वेयर फॉस्फोरस का क्या है बेटा, रॉक। किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा ये, फॉस्फेट आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। रॉक की जब वेदरिंग हुई तो थोड़ा बहुत फॉस्फेट डिजॉल्व होकर सॉइल में आ गया, सॉइल सॉल्यूशन के फॉर्म में। फिर ये एब्जॉर्ब होता है प्लांट के थ्रू, फिर हर्बीवोर्स अदर एनिमल्स जो कि प्लांट से ऑब्टेन कर रहे हैं। और वेस्ट प्रोडक्ट या डेड ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं या डिकम्पोजर्स जो कि फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, वो क्या कर रहे हैं, फॉस्फोरस को रिलीज कर देंगे। ओके, और फाइनली रिलीज होने के बाद यहाँ पे आपको ये एक डायग्राम में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि रॉक का वेदरिंग हो रहा है, ये रिलीज हुआ सॉइल सॉल्यूशन में, प्लांट ने लिया, ठीक है, कुछ जो था वो डायरेक्टली फॉल ऑफ हो गया, यहां से एनिमल में गया। ठीक है, एनिमल में जाने के बाद
यदि डिकम्पोजर्स ने उसको डिकम्पोज किए तो फॉस्फेट आयन सॉइल में चला गया, लीचिंग हो गई इसकी, जो कि सेडिमेंट्री लॉक के फॉर्म में गया, और यहीं से कुछ रिटर्न बैक जो है वापस से आ जाता है। तो इस तरह से ये एक साइकिल जो है कंटिन्यूअसली जो है वो चलते जा रही है। अब दोनों में यदि हम डिफरेंस देखें फॉस्फोरस और कार्बन साइकिल में, तो देखो ये एटमॉस्फेरिक इनपुट इसमें बहुत ज्यादा हाई होता है, बट फॉस्फोरस का बहुत कम है। यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में हो रहा है, बट फॉस्फोरस साइकिल में गैसेस एक्सचेंज नहीं है, इसलिए हमने इसमें दो टर्म देखे, एक गैसेस साइकिल देखे और दूसरा सेडिमेंट्री साइकिल देखे। समझ में आ गया बेटा? तो इतना कंसेप्ट था हम लोगों का जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, और न्यूट्रिएंट साइकिल वाला कंसेप्ट आज हमारा कंप्लीट हो गया है। और ये भी पोर्शन बेटा ऐसा नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने वाली नीड है, तो ये वाला पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिया। इसके बाद हमारा एक छोटा सा पार्ट इकोलॉजिकल सक्सेशन रह गया है और एक इकोलॉजिकल सर्विसेज रह गया है, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में वो दोनों पार्ट हम लोग देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा हमारा। और फिर उसके बाद हम ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट जो है ये स्टार्ट करने वाले हैं। ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट टोटल बोर्ड पे रहेगा, और बोर्ड के बाद जो कंसेप्ट रहेंगे वो स्लाइड पे रहेंगे, बट मैक्स टू मैक्स पोर्शन वो बोर्ड पे रहेगा आपका। ओके, समझ में आ गया? वेडनेसडे को जेनेटिक्स है बेटा, फ्राइडे रिप्रोडक्शन है, और संडे आप लोगों का ह्यूमन फिजियोलॉजी है। और संडे के बाद आगे का भी जो शेड्यूल है मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसा रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट मंडे के बाद बेटा लाइन से 3 टेस्ट होने वाले हैं, और वो तीनों टेस्ट का शेड्यूल मैं आज पोस्ट कर दूंगा आपको। ठीक है, टेस्ट कौन सा रहेगा? रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट 6 रहेगा आपका वो। ठीक है, 6 ही रहेगा ना, कि और कुछ है कि 5 है? संडे को 5 है ना, उसके बाद 6 रहेगा, तो 6, 7, 8 3 शेड्यूल में आप लोगों को पोस्ट कर दूंगा, जो 3 इसमें हो जाएंगे कंप्लीट। चलो ओके, तो एंड करते फिर आज का लेक्चर, मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।